मैं हूं आपके साथ शीरी और पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत आपको सतर्क करने वाली खबर के साथ करेंगे। मुंबई में भारी बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भर रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर शाम से ट्रैफिक की रफ्तार पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। अगर आप देश के किसी कोने से मुंबई जा रहे हैं या मुंबई में रहते हैं तो जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि बारिश का पानी लगातार शहर में भर रहा है। आगे ये बारिश जारी रही तो लोकल ट्रेन से लेकर बसों तक की आवाजाही पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो बारिश की अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई के मलाबार हिल में मौजूद हूँ। ब्रिज कैंडी अस्पताल के सड़क की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ सड़क पर 2 से 3 फीट का पानी जो है वो भर गया है और ठीक सामने अगर आप तस्वीर देख पाएं तो सामने ही अस्पताल का गेट नजर आ रहा है जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आने जाने वाले लोगों को खासा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार बरसात जारी है। मौसम विभाग ने पहले ऑरेंज अलर्ट दिया था, लेकिन अब इसको रेड अलर्ट कर दिया है और तस्वीर ऐसी है कि मुंबई की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। देखिए, मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कल सुबह 8:30 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई में लगातार रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और इसीलिए रेड अलर्ट मौसम विभाग का मुंबई में बारिश को लेकर। कल सुबह 8:30 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट। रुक कर लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत ने कृषि कानून को लेकर जो बयान दिया है, उसने विरोधियों को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया है। कंगना ने बाद में सफाई देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की है, लेकिन हरियाणा चुनाव में यह मुद्दा बन गया है। किसानों की जो लॉस है वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। इस छोटे से बयान से कंगना रनौत ने हरियाणा में बीजेपी को बड़ा फंसा दिया है। किसानों की जो लॉस है वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति में कोई ब्रेक न लगे। कंगना ने बयान अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में दिया तो इसकी गूंज हिमाचल की वादियों से निकलकर हरियाणा की सियासी गलियों में पहुंच गई। कांग्रेस ने कह दिया कि कंगना नहीं, बीजेपी बोल रही है। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया। कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जब कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस ला के दिखाएं। कांग्रेस को तो मानो हरियाणा में मनमांगी मुराद मिल गई। पिछले महीने भी कंगना ने किसानों को लेकर बयान दिया था और अब महीने भर में दोबारा बोलकर पार्टी को फंसा दिया है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। 3 साल पहले 2021 में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ गया था। मामला दबा हुआ था, लेकिन कंगना ने दबी चिंगारी को हवा दे दी है। हालांकि अब खुद सफाई भी दे रही है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। पिछले महीने ही कंगना को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था और चेताया था कि इस तरह की कोई बयानबाजी ना करे जिससे पार्टी की परेशानी बढ़े, लेकिन कंगना है कि मानती नहीं। महीने भर में ही उन्होंने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। हरियाणा में इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। पुलिस वैन में यौन शोषण आरोपी के जिस एनकाउंटर को महाराष्ट्र में पुलिस और सरकार इंसाफ बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है, उसे अदालत ने मुठभेड़ मानने से ही इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस की कहानी पर कई सवाल खड़े कर दिए।
पहली तस्वीर में वो पोस्टर है जो मुंबई की सड़कों पर लगे हैं। इसमें एनकाउंटर को बदलापुर बताकर सही ठहराने की कोशिश की गई। पोस्टर पर सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है। दूसरी ओर उस अस्पताल की तस्वीर है जहां एनकाउंटर में घायल 3 पुलिस वाले भर्ती हैं। उनसे मिलने राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला पहुंची थी। दोनों तस्वीरें एनकाउंटर पॉलिटिक्स की गवाही दे रही हैं, लेकिन मामला आज हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे एनकाउंटर कहने पर ही सवाल उठा दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुठभेड़ से जुड़े कुछ तीखे सवाल उठाए। पूछा, क्या 4 पुलिस वाले मिलकर एक आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या पुलिस हाथ या पैर के बजाय सीधे सिर में गोली मार देती है? और अगर 3 गोलियां चली, जिसमें से एक से अक्षय मारा गया, तो बाकी 2 गोलियां कहां हैं? सुनवाई के दौरान अक्षय के माता पिता के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुठभेड़ वाले दिन ही जेल में अक्षय और उसके परिजनों की मुलाकात हुई, लेकिन अक्षय की बातों और उसकी हालत से ऐसा मुमकिन ही नहीं लग रहा था कि वो भागने की फिराक में था। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है, उसके लिए मनी ऑर्डर की उसने 400-500 रुपए की डिमांड की। दूसरी चीज उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है वो न्याय के लिए न्याय की प्रतीक्षा में था। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी, लेकिन अदालत की टिप्पणी ने इस एनकाउंटर को सवालों के घेरे में ला दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को चाहिए था कि वो आरोपी को ओवरपावर करते, लेकिन पुलिस ने सीधे आरोपी को सर पर गोली मार दी। इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है और ऐसे में अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। 23 सितंबर की शाम को जेल से ले जाने के दौरान बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि अक्षय ने पिस्तौल छीनकर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। दिल्ली की हवा में प्रदूषण की एंट्री की सुगबुगाहट होते ही पोल्यूशन कंट्रोल का मुद्दा चर्चा में आ गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन कहानी बदली नहीं है। सर्दियों की दस्तक से पहले पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का काम शुरू हो गया है, लिहाजा दिल्ली की सरकार सतर्क हो गई। दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों की जानकारी दी। सरकार ने पोल्यूशन से निपटने के लिए 21 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। इस बार भी सबसे ज्यादा जोर ऑड इवन, वर्क फ्रॉम होम, आर्टिफिशियल रेन की तैयारी पर है। देखिए, आप आर्टिफिशियल रेन की, ऑड इवन की, इस तरह की पहलकदमी की जरूरत इमरजेंसी सिचुएशन में लगती है। यानी कि जब हम सीवियर प्लस देखते हैं, अगर 450 से 500 के आसपास अगर AQI का लेवल पहुंच रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हवा पूरी तरह बंद है और लेयर पैदा हो गई है। तो उसको तोड़ने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन का जो है कदम जो है वो प्रभावी हो सकता है। सरकार ने जो एक्शन प्लान बनाया, उसके तहत 7 अक्टूबर से दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान शुरू होगा। ड्रोन से पोल्यूशन वाले हॉटस्पॉट की निगरानी की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों को गाइडलाइंस पालन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 85 मशीनों से दिल्ली की सड़कों की सफाई होगी। 500 मशीनों से पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव होगा। नवंबर-दिसंबर में प्रदूषण बढ़ने पर दिन में 3 बार छिड़काव का प्लान है। हालांकि बीजेपी दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। ये सब इनके बोगस एजेंडे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने टावर लगाया था। पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ पराली जल रही है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। तो आपका डबल स्टैंडर्ड जो है, आपकी योजनाओं पर लोगों का विश्वास बनता नहीं है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस बार भी दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। हरियाणा में हुड्डा वर्सेस सैलजा की जो लड़ाई अब तक पर्दे के पीछे चल रही थी, वो आज खुलकर पोस्टर पर भी दिख गई। कल राहुल गांधी की रैली है और उसके लिए सैलजा ने जो पोस्टर रिलीज किए हैं, उसमें हुड्डा नहीं है। तस्वीर नंबर 1, सैलजा ने प्रचार का पोस्टर जारी किया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर इस पर नहीं है। तस्वीर नंबर 2, मंगलवार को सोशल मीडिया पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा को बर्थडे विश किया, लेकिन सैलजा ने शुक्रिया नहीं कहा। तस्वीर नंबर 3, हुड्डा से नाराजगी की चर्चा के बीच हफ्ते भर में दूसरी बार सैलजा की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। ये 3 तस्वीरें हरियाणा की सियासत में हुड्डा वर्सेस सैलजा की सियासी कड़वाहट की गवाही देती हैं। कुमारी सैलजा ने पोस्टर जारी किया है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर के साथ उनकी भी बड़ी सी तस्वीर है। हरियाणा चुनाव प्रचार में पहली बार सैलजा कल दिखने वाली हैं और राहुल गांधी के साथ वो असंध में रैली करेंगी।
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने अब तक कोई प्रचार नहीं किया है। यहां तक कि उनके जिन समर्थकों को टिकट मिला है उनके पक्ष में प्रचार के लिए भी सैलजा नहीं उतरी हैं। इस बीच कल राहुल गांधी के साथ रैली होनी है, जिससे पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। हफ्ते भर में दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सैलजा की ये मुलाकात हुई है। जन्मदिन के मौके पर केक वाली ये तस्वीर खुद सैलजा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सैलजा ने जन्मदिन की बधाई को लेकर हुड्डा के किए गए पोस्ट पर रिप्लाई नहीं किया है। कल सुबह यानी 24 सितंबर को 11:15 बजे एक्स पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा को बर्थडे विश किया था। संदेश और संकेत साफ है कि सांसद सैलजा कांग्रेस से नहीं पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं। नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर हम उन बातों को उठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी उन चीज़ों को देखे और फैसले लेते समय उनका ध्यान करे, सब मिलकर सरकार बनाने की बात करें। कांग्रेस के लिए सैलजा जरूरी और मजबूरी दोनों क्यों है, उसके लिए आंकड़े देखिए। राज्य की आबादी में करीब 21% दलित हैं। जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर हैं। राज्य में 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 90 में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस गठबंधन को 68% दलित वोट मिले थे। जिस तरह से टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप की चली है, उससे सैलजा खुश नहीं है। और पिछले दिनों हुड्डा कैंप की तरफ से की गई बयानबाजी ने इस नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया है। जूस खाने में थूक के मामलों पर योगी की सख्त हिदायत और दिशा निर्देशों का पैन इंडिया असर भी अब दिख रहा है। यूपी में पुलिस एक्शन में है तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार योगी के रास्ते पर चलने के संकेत दे रही है। बागपत के एक होटल में तंदूर से निकलती रोटियों पर थूकने वाला आरोपी शहजाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। सीएम योगी के एक्शन के बाद यूपी की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। कल ही योगी ने आदेश दिया था कि दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे के आगे मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। सीसीटीवी लगाने के भी आदेश दिए गए थे। अब इसका असर यूपी से निकलकर हिमाचल पहुंच गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी पटरी वालों को अपने नाम की आईडी लगाकर रखनी होगी। सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी, कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। इधर मध्य प्रदेश में भी मांग उठने लगी है कि जूस की दुकान से लेकर खाना परोसने वाले होटल और ढाबों पर खाने की शुद्धता के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तमाम मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करूंगा और करता हूं कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के संरक्षण के लिए इसी प्रकार का आदेश जारी करें, जिससे सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। यानी हिमाचल हो या फिर मध्य प्रदेश, खाने के खलनायकों के खिलाफ योगी ने जो फॉर्मूला दिया उसकी डिमांड पैन इंडिया होती जा रही है। दिल्ली का सीएम पद संभालने के बाद नई मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद को भरत और केजरीवाल को राम बताया था, लेकिन दिल्ली की इस रामलीला में अब हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक आतिशी भरत, ये मैं लक्ष्मण बनकर इनके साथ खड़ा रहूंगा। मनीष सिसोदिया लक्ष्मण, भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे, और कैलाश गहलोत हनुमान। ये आम आदमी पार्टी की सियासी रामायण है, जिसके राम खुद अरविंद केजरीवाल हैं, और सियासत की इस रामायण का सबसे नया चेहरा है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर कैलाश गहलोत ने आतिशी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में मंत्री का पदभार ग्रहण किया, तो इस मौके पर खुद को भगवान राम के परम भक्त हनुमान के किरदार में फिट कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कैलाश गहलोत की रामायण का राम कौन है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को राम की संज्ञा देने वाले वो अकेले नहीं हैं। 23 सितंबर की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार ग्रहण किया तो टेबल के साथ 2 कुर्सियां लगाई गयी, जिसके पीछे तर्क वो भरत की भूमिका में है। जिस तरह
भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। वैसे सियासत के कखरे में लिखी जा रही आम आदमी पार्टी की इस रामायण का पहला अध्याय 22 सितंबर को जंतर मंतर पर लिखा गया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपने के बाद जंतर मंतर पर जनता अदालत बुलाई थी। मंच पर थे आप नेता मनीष सिसोदिया। जब तक अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के रावण के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, राम बन के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मैं लक्ष्मण बन के इनके साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई रावण, दुनिया के किसी रावण की तानाशाही मुझको नहीं तोड़ सकती। 22, 23 और 24 सितंबर यानी 3 दिन। इन 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल को राम और खुद को रामायण के किसी न किसी किरदार से जोड़ने की 3 तस्वीरें सामने आईं, जिसे बीजेपी चापलूसी का नाम दे रही है। ये जब किसी की रीढ़ नहीं होती है, किसी में ताकत दम नहीं होता है कुछ करने का, तो चापलूसी की प्रकाष्ठाओं पर जीता है। ये चापलूसी की हद की जा रही है। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात के बाद दूसरे शांति सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जेलेंस्की ने भारत को विशेष तौर पर न्योता दिया है, साथ ही चीन और ब्राजील से भी आगे आने की अपील की है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर दुनिया में शांति की उम्मीदें परवान चढ़ चुकी हैं। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। 23 सितंबर को अमेरिका में पीएम मोदी और जेलेंस्की मिले तो दोनों ही नेताओं के बीच एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। युद्ध खत्म करवाने में भारत की भूमिका को लेकर दुनिया की उम्मीदें यूं ही नहीं बढ़ती जा रही। पिछले 4 महीने में जेलेंस्की और पीएम मोदी 3 बार मिल चुके हैं। 14 जून को इटली के G7 समिट में साल की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर दोनों ही नेता मिले। 32 दिनों बाद अमेरिका में दोनों फिर एक साथ दिखे, जिसमें रूस के साथ युद्ध खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने पर बात हुई। Unity always works for peace. And we have to prepare the second peace summit to end the war altogether. And I invite all of you, all principled nations, to join us in this process, all who truly respect the UN Charter. शांति बहाली की भारत की कोशिशें बहुत जल्द रंग ला सकती हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं कि अगर भारत, ब्राजील और चीन मध्यस्थता करे तो युद्ध खत्म करने के लिए रूस यूक्रेन के साथ एक मेज पर बातचीत के लिए तैयार है। लेबनान और इजरायल में जंग जारी है। हिजबुल्लाह को इजरायल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि हमले जारी रहेंगे। नीले आसमान में रॉकेट की ये अटखेलियां नहीं है, ये उस हमले को रोकने की पुख्ता कोशिश है जो हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल में किए जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नीले आसमान में सफेद धुएं की जो लकीरें देख रही हैं, वो इजरायल के अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को जवाब है। इसे आयरन डोम कहा जाता है, जो इजरायल का सबसे अहम सुरक्षा चक्र है। इसकी मदद से इजरायल अपने ऊपर होने वाले हमलों को हवा में ही रोक रहा है। इजरायल के सफेद शहर में हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं और उन्हीं रॉकेट को हवा में रोककर नष्ट कर रहा है इजरायल का आयरन डोम। हालांकि एक रॉकेट के नष्ट नहीं होने की वजह से शहर के एक हिस्से में नुकसान भी हुआ है। असल में हिजबुल्लाह उन हमलों से बौखलाया हुआ है जिसमें लेबनान के कई इलाके तहस नहस हो रहे हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस एक मिसाइल स्टेशन को भी नष्ट कर दिया है जहां से इजरायल पर रॉकेट दागे जा रहे थे। हिजबुल्लाह की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है कमांडर इब्राहिम कुबैसी, जिसे इजरायल ने मार गिराया है। इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्लाह का मिसाइल चीफ था, जो हिजबुल्लाह के कई मिसाइल और रॉकेट यूनिट संभाल रहा था। इजरायल ने लेबनान पर आज भी ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। और देखिए
कि महाराष्ट्र में इस वक्त मुसीबत की बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में इस वक्त जल जमाव है। तो अब पुणे से भी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मुंबई के साथ साथ पुणे में भी। और बड़ी बात यह कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है पुणे में। पुणे में जिस जगह पर कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का, वहां पानी भर गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही जगह है जहां कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, लेकिन फिलहाल तो उस पर संकट दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिक्की घई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिक्की, फिलहाल तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर संकट है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं जिस तरीके से इस मैदान पर, जहां पर कल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनका प्रोग्राम होना है, जहां पर मेट्रो का उद्घाटन जो नया रूट पुणे में बना है उसका होगा। यहाँ पर पुणे के एसपी कॉलेज के ग्राउंड पर यहाँ एक सभा होगी, जहाँ पर देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुणे के सभी नागरिकों को संबोधित करेंगे। उसी मैदान पर अब भारी बारिश के चलते जल भर गया है, काफी हद में वहां पर चीकड़ हो गया है। लोग आने के बाद बैठ भी नहीं पाएंगे, इस तरीके की परिस्थिति और यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल रही है। उसी के साथ पुणे कॉरपोरेशन हो गया, मेट्रो की टीम है, दिन रात वहां पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग से भारी बारिश का अंदाज दिखाया बड़ी खबर ये है कि इस वक्त की ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन संकट तो फिलहाल दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री कल पुणे में होंगे और पुणे में उन्हें इस कार्यक्रम को संबोधित करना है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि बारिश थमती है, मैदान साफ होता है, उसी के बाद ये कार्यक्रम हो पाएगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।